नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार में चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले वहां पर राजनीतिक तौर पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जहां पर एक तरफ चुनाव आयोग की ओर से चलाया जा रहा अभियान है जो कि मतदाता सूची को लेकर है, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी महागठबंधन लगातार प्रश्न उठा रहा है। एक ऐसे दिन जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार में पटना में सड़कों पर उतर रहे हैं। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। सम्राट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर। सबसे पहला प्रश्न तो यही, जो सर चला करके अभियान चला है चुनाव आयोग का, क्या इस सर ने आपका सरदर्द नहीं बढ़ा दिया है? नहीं, देखिए, जिनका सरदर्द हो रहा है वो स्वाभाविक है, रोड पर खड़े हैं। देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मैं अखिलेश जी आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया, जनवरी से लेकर जून तक, जब तक ये अभियान चुनाव आयुक्त ने नहीं चलाया था, तो किशनगंज जिले, अकेले किशनगंज जिले में आवासीय प्रमाण पत्र लेने का होड़ लग गया है। मतलब 10 टाइम्स, जहां 20,000 आवेदन आते थे वहां 2 लाख से 2,41,000 आवेदन आए। इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ बाहर के लोग आके बस गए हैं। तो ये चिंता का विषय है, राष्ट्रीय खतरा है, ये राष्ट्रीय स्तर का खतरा है, ये कोई प्रदेश का खतरा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का चिंता है कि भारत के लोग, बिहार के लोग मतदाता बने, इसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, और चुनाव आयोग ने यही कहा है। लेकिन 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए निर्वाचन आयोग के माध्यम से, उसमें 10 तुरंत नहीं बन सकते। या तो सेल डीड होगा, आवासीय, ये आपको SC ST SC का यदि सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा, पासपोर्ट बनाया, तो ये लॉन्ग प्रोसेस से गुजरा हुआ सिस्टम है। लेकिन आवासीय प्रमाण, क्योंकि बिहार में EPIC नंबर के माध्यम से ही हम आवासीय बनाते हैं जी, तो ये चिंता का विषय है। और अचानक 10 गुना, आप समझिए कि छोटा सा जिला है किशनगंज, और 73% सिर्फ अल्पसंख्यक आबादी है। चिंता यह है कि कहीं बांग्लादेशी तो नहीं आ गए, दूसरे देश से तो नहीं आ गए। तो ये चिंता का विषय उन तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के लिए चिंतित है, क्योंकि वो निर्भर ही हैं बांग्लादेशी वोट पर। वो हिंदुस्तान के वोटों पर वो चिंता ही नहीं करते। यदि चिंता किए होते तो वो सत्ता से बाहर नहीं गए होते। तो सिर्फ किशनगंज का ही मामला था क्या, या पूरे राज्य का मामला है? क्योंकि अगर ये आप कहेंगे किशनगंज की बात करेंगे, जो आप खुद कह रहे हैं कि 73% वहाँ पर मुसलमान हैं, तो ये तो कहा जा सकता कि केवल मुसलमानों को निशाना बना करके निशाना नहीं, हमने क्या कहा, हमने निशाना नहीं कहा। पूरे बिहार में मुसलमान समाज है, जो बिहार के रहने वाले, उनको कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पूरे रेस्ट ऑफ बिहार में ऐसे इशू नहीं है, क्योंकि वो बांग्लादेश से सटा हुआ, इसलिए दिक्कत है। लेकिन मेरा इसके बावजूद मेरा मानना है कि जो बिहार या बिहारी है या भारतीय है, उसको कोई दिक्कत नहीं। पर वो कहाँ से लेकर के आएंगे सबूत? जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए, लोग हमारे पास कागज नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बिहार का रहने वाला है वो 2003 का वोटर होगा, और जो नहीं होगा उसको तो लाना ही पड़ेगा ना। कहाँ थे आप वोटर? कोई यदि वोटर मान लीजिए बंगाल में था, बांग्लादेश नहीं कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल में होगा, कोई झारखंड में होगा, तो उसके पास तो होगा कागज कि हम वहां से कटकर यहां आए, यहां हमने अपने मतदाता सूची में नाम डलवाए। और क्योंकि अब आधार से लिंक हो रहा है, तो आइडेंटिफाई भी हो जा रहा है कि अखिलेश शर्मा जी यदि दिल्ली के वोटर हैं तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते। एक जगह का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, दोनों जगह वोटिंग आप नहीं कर सकते। अब वो तो खैर कानूनी तौर पर भी गलत है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है सम्राट जी कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, एक जगह, दो जगह, तीन जगह जॉब करते हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत नहीं होगी कि वो जाकर के अपना बताएं कि कहाँ उनका वोट है? ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि इसी के लिए उनके घरों तक हमारे BLO पहुंच रहे हैं, निर्वाचन आयोग भेज रहा है,
और आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये लोग कहाँ रहते हैं। वो जहाँ रहते हैं उनसे वहाँ मैच कराकर उनके वोटर जहाँ होंगे, वो यदि कोई अहमदाबाद में रहना चाहता है, कोई बिहार में रहना चाहता है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनका चॉइस होगा। यदि कोई बॉम्बे रहता है और बिहार में भी रहता है, दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनसे चॉइस मांगा जाएगा। इसलिए ये परेशानी उन लोगों के लिए है जो बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीतते थे। कांग्रेस का वो दौर भी हम लोगों ने देखा है कि सरकारी गाड़ी आती थी, पहले कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करती थी, तब जो है वो ब्लॉक में जाती थी। राष्ट्रीय जनता दल तो बूथ कैप्चर का मशीन ही था। वो नारा आज उसके लिए ज़्यादा भारी पड़ रहा है क्योंकि वो सिर्फ बूथ कैप्चरिंग करके 15 साल तक बिहार में राज करने का काम किया। पर वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके संभावित वोटर हैं उनका नाम काटने की ये पूरी कोशिश है। नहीं, मेरा ये कहना कि अभियान रोड पर चलाने से अच्छा है कि बूथ पर चलाइए। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को मेरी सलाह है कि आप अपने बूथ पर अभियान चलाइए, बूथ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि अखिलेश शर्मा जी दिल्ली में नहीं बिहार में रहते हैं, आपका काम होगा। देखिए, आप बिना एविडेंस के यदि सिर्फ आरोप लगाएंगे तो कोई देश की जनता या बिहार की जनता नहीं मानेगी, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि आप बिहार में लुटेरे के प्रतीक हैं और कांग्रेस पार्टी इस देश को लूटने वाले लोग। तो इसलिए बिहार के लोग क्यों भरोसा करेंगे? भरोसा तो तब होता है जब आपने कोई अच्छा काम किया होता। तो इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आज पटना में सड़कों पर उतरे हैं, चक्का जाम पूरे प्रदेश में हो रहा है। देखिए, अराजकता के प्रतीक तो ये हैं, इनको तो निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। 10 तारीख को सुनवाई है, वहाँ एविडेंस देना चाहिए। ये आम लोगों को कष्ट देने से क्या फ़ायदा है? आप देखिएगा टीवी पर आदमी नहीं है, 5 गुंडे खड़े हैं डंडा लेकर रोड पर। तो ये राजद की यही संस्कृति है, गुंडागर्दी, अपराधीकरण और बिहार के लोगों को डरा के वोट लेने का प्रयास करना। और कोई कारण नहीं है क्यों रोड पर जाना। ये तो निर्वाचन आयोग से बात करने की जरूरत है। ये दिक्कत हो रही है, इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। ये लोग सड़क पर उतर के क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और स्वतंत्र तौर पर काम करता रहा है, इसलिए ये तो निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है। इसमें आम जनता को कष्ट देने की क्या जरूरत है? लेकिन आपने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसको ये फैसला करना था, पर प्रश्न तो ये भी उठ रहे हैं कि अभी ये कवायद करने की क्या जरूरत थी? क्या इतने कम समय में इसको पूरा किया जा सकता है? यह प्रश्न आम लोग ही नहीं पूछ रहे, बल्कि यह प्रश्न आपके जो सहयोगी दल हैं उनकी ओर से ही पूछा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि ठीक है, कवायद हो रही, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय कम है। देखिए, समय कम है, लेकिन आप पूरा चीज़ों को देखिए। 1 महीना निर्वाचन आयोग चलाएगा ड्राइव, फिर ड्राफ्ट प्रकाशन होंगे, फिर ऑब्जेक्शंस जो आप अभी कर रहे हैं, जिसके लिए बात उठ रही है, कांग्रेस और राजद जिस बात को उठा रही है, उस ड्राफ्ट कॉपी आने के बाद ना कि अखिलेश जी का नाम कट गया, तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये यहाँ है ये व्यक्ति और ये बिहार के रहने वाले, ये बांग्लादेशी नहीं है, तब ना। पर क्या जेडीयू या आपके जो दूसरे सहयोगी, क्या उनको इससे परेशानी नहीं है? परेशानी देखिए, उनको डर नहीं है कि उनके वोट कट जाएंगे? देखिए, बिहार में एक सिस्टमेटिक सरकार चलती है और नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। और आप समझिए कि 46% लोगों ने भर दिया, भरेंगे नहीं, भर दिया है, भर दिया। 18 से मतलब लगभग 20% लोगों का अपलोड हो चुका। राजद किस दुनिया में जी रही है हमको नहीं पता है, क्योंकि स्वाभाविक है उनके लिए IT फाइटी कोई इशू नहीं रहा। लालू यादव ने टेक्नोलॉजी को पूरा बर्बाद ही किया। तो आज के तारीख में 20% हो चुके हैं ऑनलाइन और 46% लोगों ने फॉर्म भर के वापस कर दिया। बिहार ये पलायन वाला राज अब नहीं है। बिहार में 7% लोग, 8% लोग पलायन करते थे, आज 4% से नीचे चला गया है पलायन, क्योंकि नीतीश जी ने विकास भी किया और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया। मैं उस पर आऊँगा रोजगार वाले सवाल पर, लेकिन जो दूसरा एक बड़ा मुद्दा है वो है कानून व्यवस्था का,
चुनाव तो अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन वो जंगल राज जिसकी याद आप बिहार के लोगों को दिलाया करते थे, लोग कह रहे हैं कि वो जंगल राज रिटर्न्स वापस आ गया है बिहार में। जिस तरह से खेमका जी की हत्या हुई, जिस तरह से 5 लोगों को भी जला दिया गया। देखिए, एक चीज समझिए आप, व्यक्तिगत हत्या कोई रोक नहीं सकता है दुनिया के किसी भी देश में, लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराती है गोपाल खेमका जी को, वो वापस कर देते हैं, 6 साल के बाद वापस करते हैं। उनको एक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई। 72 घंटे में पुलिस ने क्रैक किया। उमेश यादव जो हत्यारा था उसको पकड़ा, उसके साथ जिसने उसको आर्म्स दिया था उसके इनकाउंटर में पुलिस के मारे गए, और जिसने षड्यंत्र किया था वो भी राजद कनेक्शन ही दिखा। देखिए, घूम फिर कर आप देख लीजिए, पर डे एनालिसिस आप सिर्फ कीजिए, बिहार में व्यक्तिगत क्राइम हो रहे हैं। व्यक्तिगत हमारा और आप में झगड़ा है, मैंने आपकी हत्या करा दी, आपने मेरी हत्या करा दी। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, सत्ता पोषित कहीं नहीं दिखता है। हम लोगों ने वो दौर देखा है बिहार में जब लालू जी मध्यस्थता करते थे कि इसका किडनैपिंग करो, इसका पैसा लो, इसका रैंसम लो, अरे बच्चा लोग है इसको कुछ दे दीजिए। ये लालू जी के वर्सन थे। और बिहार में 2 ही मॉडल अभी चल रहा है, नीतीश मॉडल और लालू मॉडल, यही 2 विचारधारा पर, और मोदी जी का सहयोग नीतीश जी को मिला है। तो नीतीश मॉडल चाहिए कि लालू मॉडल चाहिए? लालू का प्राधिकरण चाहिए या नीतीश जी ने जो सुशासन स्थापित किया? आज किसी भी जिले में आप चलिए, आप देख लीजिएगा राजद के फेसबुक को, ट्विटर को, पर डे 5 से ज़्यादा नहीं उसके पास अब प्राधिकरण का कोई न्यूज़ मिल पाता है पूरे बिहार में, क्योंकि उतने ही होते। पूरे बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला है, और जहां बड़ी फैक्ट्री नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि लालू जी ने सबको भगा दिया। लालू जी ने पूरे प्रदेश से लोगों को भगाने का काम किया। हम तो बुला रहे हैं, आइए बिहार में, आपका बिहार है, और लौटकर बिहार को समृद्ध बनाना है। पर जब कैबिनेट फैसला करती है, जैसे आनंद मोहन सिंह को राहत देनी हो या उस तरह के, तो उसमें तो आपकी पार्टी भी तो कैबिनेट में शामिल होती है। देखिए, जिस समय फैसला हुआ वो आरजेडी की सरकार, आरजेडी का सहयोगी दल था, लेकिन एक चीज स्पष्ट रही है, आनंद मोहन जी हो, अनंत सिंह जी हो, मुन्ना शुक्ला जी हो, या कोई भी अपराधी हो, सबको जेल नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने ही भेजा। सब पर कानूनी कार्रवाई, उसके न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने तय किया कि ये बाहर आएंगे, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब रोजगार की बात कर लेते हैं। आपने रोजगार का मुद्दा उठाया, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जब पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की ओर से, आरजेडी की ओर से रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसके बाद सरकार ने दबाव में आके फैसले किया? अब देखिए, कौन क्या बोलता है, बोलने के लिए तो इस देश में कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन आप समझिए, ये कमिटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और बीजेपी का सहयोग पूरा कमिटमेंट है। लालू जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में किंग और किंग मेकर दोनों रहे। अपना प्रतिनिधि भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, 7 साल 7.5 साल तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया जी। लेकिन नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए, 2020 तक उन्होंने 7,80,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी और लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार दिया। 2020 का जब चुनाव आया तो नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 में कहा 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन नीतीश जी जब सत्ता में आए तो इन्होंने इसको बढ़ा दिया, अब इसको हाफ सेंचुरी कर दी। 50 लाख लोगों को, जिसमें 38 लाख रोजगार और 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हम कर रहे हैं और चुनाव के पहले पूरा कर लेंगे। देखिए, ये नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के विकास के लिए जानता है।
वैसे आरजेडी का काम है क्रेडिट हल्ला करना। एक अच्छा काम उनके शासन को याद कीजिए आप। एक अखिलेश जी, आप भी लंबे समय से पत्रकार, बिहार में लालू जी ने एक अच्छा काम किया। सामाजिक न्याय की बात ये लोग बार बार बोलते हैं। इनका सामाजिक न्याय है मैं, मेरे बाद मेरी पत्नी, फिर मेरे बेटे, फिर मेरी बेटी, फिर दूसरी बेटी, फिर दूसरा बेटा। यह है सामाजिक न्याय। बीजेपी और एनडीए का सुशासन स्पष्ट तौर पर कहता है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, नीतीश जी के आग्रह पर। बिहार में जब जातीय सर्वेक्षण का काम उन्होंने आग्रह किया तो भाजपा ने अपने 16 मंत्रियों के साथ समर्थन किया और 80 विधायकों के साथ समर्थन किया कि नीतीश जी के इस एजेंडे के साथ हम खड़े हैं, जातीय सर्वे हो। आज मोदी जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना का शुरुआत करने का निर्देश दिया और गृह मंत्री जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। क्या इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे, जो मांग उठाई जा रही है कि इसको संविधान में रखा जाए कि ताकि आरक्षण जो है वो बढ़ जाए, 50% की सीमा को खत्म किया जाए? ये जब समीक्षा होगी, सारी चीजें आएंगी तो फिर कोर्ट संसद इस पर विचार करेगी। संसद को ये अधिकार है कि इस पर क्या निर्णय लेना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न आता है महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव नीतीश जी ने दिए हैं। क्या महिला सम्मान निधि भी दी जाएगी जैसे कि अन्य राज्यों में, बीजेपी राज्यों में देखा गया है? देखिए, बिहार में लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के शासनकाल में बिहार में 1,40,00,000 महिलाओं को हम उद्यमी बना रहे हैं और 1,40,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो जीविका दीदी के तौर पर, उनके लिए बैंक हम लोगों ने अलग किया। और बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया जनप्रतिनिधि बनने के लिए। बिहार में पंचायती राज में 59% महिलाएं आज नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी है। और कल ही बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है शिक्षकों की बहाली में जो 35% का आरक्षण है, उसमें स्थानीय लोगों को हम पूर्ण रूप से आरक्षित करने का काम करें। इसलिए बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का विश्वास पूर्ण रूप से है। बिहार आगे आएगा और एनडीए के साथ खड़ा दिखेगा। आपने बार बार नीतीश जी का नेतृत्व आप कह रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के आरजेडी लगातार ये मुद्दा उठाता है। आप तो कैबिनेट में उनके साथ बैठते हैं, आपकी अपनी क्या राय है कि क्या नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें उठाई जाती है वो सही हैं या वो वाकई नेतृत्व दे पाएंगे अगली बार भी? देखिए, ये सिर्फ कट एंड पेस्ट है। विरोधी दल के नेता या लालू जी का बयान 1.5 साल पहले पुराना बैक करके निकाल के देख लीजिए, वो क्या बोलते थे। देखिए, है क्या, सत्ता से बाहर है तो बेचारे कुछ तो बोलेंगे। डिसीजन वो ले रहे हैं नीतीश कुमार जी, रोज समीक्षा करते हैं, रोज कैबिनेट के फैसला कर रहे हैं। तो नीतीश जी जब सारे जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, नीतीश जी ने आपको जान लीजिए पूरा बिहार 2 महीने में पूरा बिहार यात्रा कर ली और एक एक जिले में समीक्षा किया, एक एक जिले में विकास के कार्य को देखा और वहां घोषणा भी किया। लगभग 50,000 करोड़ की लगभग 430 योजना का घोषणा स्वयं नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए नीतीश कुमार जी के सेहत पर जो ये लोग प्रश्न उठाते हैं, इनके सिर्फ बयान 1 साल पहले का देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो फिर से नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, एनडीए का बड़ा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी आज काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। एक प्रश्न आता है सीटों के बंटवारे को लेकर। ये बात कही जा रही है कि सीटों का बंटवारा जो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, मांझी जी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, तो ऐसे में सीटों का बंटवारा आपका कैसे होगा? तो लोकसभा में भी साथी थे सब, आगे भी सब लोग बैठेंगे। एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, लोकसभा का जो फार्मूला है वही फार्मूला रहे। हम कह रहे हैं कि सब वरिष्ठ साथी बैठेंगे। फार्मूला केंद्रीय नेतृत्व जब हमारे यहाँ इलेक्शन प्रभारी तय कर देंगे तब फिर वार्ता करके हम लोग सभी इसको सॉल्यूशन करेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई वो चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं, सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो बिहार के सांसद हैं और उन्होंने का कहने का सेंस है कि हम 243 एनडीए के उम्मीदवार हैं, ये उन्होंने कहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। और बिहार से तीसरी बार सांसद है,
बिहार के बड़े नेता हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए लगे हुए हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। आपको लगता नहीं कि वो पाला बदल सकते हैं, प्रशांत किशोर के साथ या तेजस्वी के साथ जा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहीं, हम लोगों से तो लगातार बात होती है बिहार के विकास के लिए और बिहार की समृद्धि के लिए, सब लोग चिंतित हैं। पर वो कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट, और फिर वो कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। अब कैबिनेट मंत्री होते हुए अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करें तो ये नहीं, हम लोग भी कहते हैं बिहारी फर्स्ट होनी चाहिए, बिहार को आगे ही बढ़ाना है, इसमें कहाँ इशू है। बिहार को देश के समृद्ध राज्यों में लाना है, ये भाजपा, जदयू, एनडीए सबके निर्णय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एनडीए एकजुट है पूरी तरह। एक आखिरी प्रश्न, क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री भविष्य में बिहार में हम देखेंगे? देखिए, हम तो नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बैठेगा तो इस पर सोच सकता है, इसमें कहाँ दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी।